नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। आज का जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर होगा और ये जो लेक्चर है ये आप सीटेट एग्ज़ाम की जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का सीटेट एग्ज़ाम में, वो है कब, कहाँ और कैसे। इस चीज़ के विषय में आज का ये लेक्चर है। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ये वीडियो उस चीज़ को क्लियर करेगा। तो आइए देखते हैं इसमें। तो हम सभी के माइंड में ये तो आता होगा कि हम पहले के बारे में कैसे जानें, या फिर कौन कौन सी चीज़ें थी जिनके बारे में हम पता कर सकते हैं। ये चीज़ें तो सबके उस दिमाग में आती होंगी। तो अगर हमें इससे कल के बारे में जानना है तो हम क्या करते हैं, कल का हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर हमें एक हफ्ते पहले का जानना है तो साप्ताहिक पढ़ सकते हैं। या फिर हमें एक महीने का जानना है तो हम कोई घटना चक्र देख सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5-6 साल का भी अगर हमें जानना है तो नेट पर सारा उपलब्ध है। आज का जो टाइम पीरियड है, आज के ज़माने में हम पहले का जान सकते हैं, लेकिन पहले का क्या था सीन, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम किन किन विधियों से या फिर कैसे कैसे जो साक्ष्य हैं उनके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि हाँ ये ऐसा था, अच्छा ये ऐसा था, अच्छा ये लोग ऐसे रहते थे। इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि जैसे वो मतलब जो पहले लोग थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, या फिर वो शिकारी थे, या फिर वो घर घर में रहते थे, पशुपालक थे, कृषक थे, व्यापारी थे, या फिर अच्छे शिल्पकार थे, या फिर अच्छे संगीतकार थे, या फिर जो उनके बच्चे थे वो कैसे संगीत गाते थे, या फिर कैसे गीत गाते थे, कैसे खेल खेलते थे, या फिर वो कौन से नाटक देखते थे, आदि बहुत से क्वेश्चंस हैं जिन्हीं के बारे में आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो का टाइटल ही यही है, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए थोड़ी नॉर्मल सी हम सामान्य जानकारी देखते हैं। तो प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से रहे हैं, इन चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो सामान्य जानकारी है, आप सभी को पता होगा कि इतिहास के पिता कौन थे। हेरोडोटस इतिहास के पिता थे, और लीवी रोम। ये जो हेरोडोटस थे ये यूनान के थे, और जो लीवी थे ये रोम के थे। तो इन दोनों लोगों को इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर इंसान की, तो अगर लिख के आए कि इतिहास के जनक कौन थे, तो आप हेरोडोटस को ही टिक करिएगा, क्योंकि इन्हें ही माना जाता है इतिहास के जनक के रूप में। अगर हम और बात करें तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान पहाड़ी या फिर किरधर की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पहले सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य मिले थे, पशुपालक के साक्ष्य मिले थे। वो लोग गांव में रहते थे, ये भी पता चलता है। उन्होंने जो पहली चीज़ें अपने पशुपालक में यूज करी थी, वो भेड़ बकरी आदि चीज़ों का उन्होंने अपने यहाँ पालन शुरू किया, और सर्वप्रथम उन्होंने गेहूँ और जौ की खेती की थी। और बात करें कि जो हमारे यहाँ ये तो पश्चिम था, उत्तर पश्चिम की बात हो गई। नॉर्थ वेस्ट की बात हुई। अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट था, तो नॉर्थ ईस्ट में सर्वप्रथम जो है लगभग ये मान के चलिए कि विंध्य है, विंध्य। वहाँ पे गारो खासी जो भी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं। विंध्य की पहाड़ियों के आसपास सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। और अगर हम बात करें कि आरंभिक नगर जो सिंधु और सिंधु के सहायक नदियों के किनारे जो थे, लगभग 4700 वर्ष पहले मिले थे, वो साक्ष्य मिले थे। वो लगभग सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे मिले थे। तो वो माना जाता है कि ये आरंभिक नगर यहाँ पे फले फूले थे। और लगभग 2500, अगर बात करें 2500 वर्ष पूर्व जो भी हुआ था, जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हुई, या फिर समुद्री तट के इलाकों में नगरों का विकास होना शुरू हुआ था। नगरों का विकास 2500 के आसपास बात करें तो 2500 के आसपास नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ था। और अगर बात करें गांव या फिर कस्बों की बात करें, या फिर जो नगर फूले आरंभिक नगर फूले वो लगभग 4700 में थे। ठीक। और इंडिया वर्ड जो है, शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है, या फिर भारत जैसे जो प्राय प्रयोग होते हैं कि इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग होता है अपने देश के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो इनका जो उद्गम है वो कैसे हुआ था। तो इंडिया जो शब्द था वो इंडस से निकला हुआ है, और जिसे संस्कृत जो है संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस, इंडिया है वो इंडस से निकला हुआ है, इंडस से निकला हुआ है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो
बेसिकली जो इंडिया है वो संस्कृत से जन्मा हुआ शब्द है, ये हम कह सकते हैं। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग जो 2500 वर्ष पूर्व की बात करें तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो हमारे यहाँ ईरानी थे, आए थे, या फिर यूनानी की बात कर लें, वो क्या करते थे कि जो हमारा जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ, उनके आसपास जो भी लोग रहते थे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, ध्यान से सुनिएगा, जो सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास जो लोग रहते थे, जो ईरानी थे, उनको सिंधु वासी ना कह के उन्हें हिंदू वासी कहते थे। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी था कि जो ईरानी थे वो सा वर्ड को, जो हमारा सा वर्ड है सा वर्ण को हा में उच्चारित करते थे। तो जो सिंधु था उसको वो हिंदू के नाम से बुलाते थे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है पूरी। तो आगे बढ़ें। इस चीज़ का ये मैं बेसलेस नहीं बोल रहा हूँ, ये एक प्रमाणित है। प्रमाणित कहाँ से है इस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। जो हमारा कृति ऋग्वेद है, कृति ऋग्वेद है, लगभग ये 3500 के आसपास की बात है। ठीक है, क्लियर इतना। और अगर हम बात करें कि जो लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुए मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा जो लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुए वो 5000 वर्ष पहले मिले हैं। और जो मनुष्य के उद्गम की बात करें या आविर्भाव की बात करें वो लगभग 30 लाख, या आप शॉर्टकट बोल सकते हैं 25 लाख। इन दो आप देख सकते हैं, ये दो चीज़ें आती हैं आपकी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख। ठीक, ये सामान्य जानकारी हो गई, सामान्य जानकारी हो गई आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री के जानने की कौन कौन सी विधियां हैं या फिर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। हिस्ट्री के जानने के जो 3 साक्ष्य मिले हैं, इसमें एक पुरातात्विक साक्ष्य है, और दूसरा हमारा धार्मिक साक्ष्य है, और तीसरा हमारा विदेशी विवरण है। ठीक, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जिसको माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण हमारा, सॉरी इधर आओ, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य है, इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक, बात करें पुरातात्विक साक्ष्य की, तो इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है पुरातात्विक साक्ष्य को। जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य है तो इसको महत्व इसलिए दिया जाता है, इसके 2-3 कारण हैं, वो आप सुन लीजिए। ठीक है, तो इसलिए सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो भारतीय जो ग्रंथ हैं उनका रचना काल हमें ठीक से याद नहीं है। ठीक, उनका रचना काल हमें याद नहीं है, हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ महाभारत इतने में लिखा गया था, या फिर जो रामायण है वो इतने साल में लिखा गया। ठीक, और जो और भी चीज़ें हैं जो वहाँ पे, जो जैसे महाभारत में जो वर्णन हुआ है कि जो समाज का वर्णन हुआ है, जो आर्थिक स्थिति का वर्णन हुआ है, तो वो उतना मतलब प्रमाणित नहीं है। हाँ, मान सकते हैं कि ठीक है, अच्छी मतलब ठीक है, ग्रंथ हैं, अपने महाकाव्य हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन अगर हम प्रमाणिक बात करें तो जो पुरातात्विक स्रोत ही है उसे ही हम प्रमाणिक मान सकते हैं अच्छे से अगर देखें तो। और द्वितीय कारण उसका ये था कि जो ग्रंथों और जो प्रतिलिपियों का जो है, जो ग्रंथ हमारे प्रतिलिप हैं, उनका मतलब ये था कि उनके जो प्रकरण थे उनमें हेर फेर होने की संभावना थी। हेर फेर मीन्स उनमें बदलाव किया जा सकता था, काफ़ी चीज़ें थी जो अविश्वसनीय थी, लेकिन पूरा तो जो तात्विक साक्ष्य थे वो विश्वसनीयता साक्ष्य थे। इनमें हम अगर बात करें तो पुरातात्विक जो स्रोतों के प्रकार हैं वो राजकीय हो गए, राजकीय अभिलेख। राजकीय अभिलेख में गौतमी का आ जाएगा, अशोक के अभिलेख आ जाएंगे, या फिर खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आ जाएगा, काफ़ी हो गए, एहोल हो गया, या फिर आप और भी बात कर लीजिए, देवपाड़ा अभिलेख हो गया। तो ये हमारे राजकीय अभिलेख में आ जाते हैं। तो जो गार्डन चाइल्ड थे उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में कुछ वर्ड कहे थे, जैसे भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं का ज्ञान ही पुरातत्व कहलाता है। अब बात कर लें पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व को अंग्रेजी में आर्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
उनको अंग्रेजी में आर्कोलॉजी कहते हैं। ये जो आर्कोलॉजी में आर्कस और जो लॉगोस हैं वो यूनानी भाषा के शब्द हैं। आर्कस का मतलब होता है पुरातन और लॉगोस का मतलब होता है ज्ञान। तो पुरातन का ज्ञान ही आर्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई करके, जो अगर हम बात करें पुरातन के जो ज्ञान की बात करें तो जो पुरातन के ज्ञान के अंतर्गत, पुरातन जो ज्ञान है इसके अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ की खुदाई करके या फिर जो भी चीज़ें हैं तो उनसे जो प्रमाणित चीज़ें मिलती हैं या फिर भौतिक चीज़ें जो प्राप्त होती हैं वही हमारा पुरातत्व साक्ष्य में आती हैं। हम बात करें निजी अभिलेख की, ठीक, तो निजी अभिलेख हो गए। निजी अभिलेख में गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में जो भी लिखे हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। उनमें आप पुष्यमित्र शुंग को ले लीजिए या फिर पतंजलि के महाभाष्य को ले लीजिए, काफ़ी हो गए, उनके बारे में भी पता चल जाता है। और इसमें स्मारक आ जाते हैं, मुद्रा शास्त्र आ जाता है। मुद्रा शास्त्र हो गए, स्मारक हो गए, मुद्रा शास्त्र। जो अवशेष का अगर हम देखें तो अवशेष जो हमारे हैं इसमें अवशेष में हमारा हड़प्पा आ जाएगा। हड़प्पा के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। या आप तक्षशिला का बात कर लीजिए, हड़प्पा, तक्षशिला, मेसोपोटामिया आदि जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी अवशेष मिले हैं उनसे हमें पता चलता है इन चीज़ों के बारे में। मृदभांड हो गए या फिर मूर्तिकला हो गई, चित्रकला हो गई। मूर्तिकला, चित्रकला, जो चित्रकारी हुई है वो अजंता की गुफाओं में हुई है और भीमबेटका की गुफाओं में हुई है। मूर्तिकला की आप बात करें तो मूर्तिकला का भी बहुत अधिक महत्व पड़ता है पुरातात्विक में। तो ये हमारे कौन से थे, ये हमारे पुरातात्विक साक्ष्य थे। अब हम बात करते हैं धार्मिक साक्ष्यों के बारे में। तो धार्मिक साक्ष्य कौन कौन से हैं इस चीज़ के बारे में भी हम देखते हैं। तो जो सर्वप्रथम जो ब्राह्मण साहित्य है या फिर धार्मिक साहित्य है या फिर आप साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इनका जो हम उद्गम मानेंगे तो वैदिक साहित्य से मानेंगे या फिर सूत्र साहित्य से मानेंगे, स्मृति साहित्य से, या आप बात कर लीजिए जो भी पुराण हैं, महाकाव्य हैं, धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं, इनसे हम मानते हैं। तो जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें अगर हम देखें तो उनमें हमारे मुख्यतः ये चार आते हैं। ये चार, इसमें तीन है, इसमें एक स्मृति आप जोड़ दीजिए, ये हमारे ब्राह्मण में आ जाएंगे। इन चारों से माना जाता है। जिसमें वैदिक में चारों वेद की रचना हुई है वैदिक में, ठीक है। हमारा आप कोई भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण हो गए। पुराण में अगर हम बात करें तो टोटल अगर देखें तो पुराण 18 हैं, जिसमें आप ब्राह्मण पुराण की बात कर सकते हैं, वायु पुराण की बात कर सकते हैं, विष्णु पुराण की बात कर सकते हैं, पुराण की बात कर रहे हैं, विष्णु पुराण की बात कर सकते हैं इसमें, और मत्स्य पुराण की बात कर सकते हैं। ये सारे प्राचीन पुराण हैं, ठीक है। और शेष जो भी हैं जैसे शेष जो भी हैं विष्णु या फिर मत्स्य भी, ये राजवंशों पे आधारित है, ठीक। अगर महाकाव्य की हम बात करें तो महाकाव्य जो है इसमें महाकाव्य 2 लिखे हुए हैं अपने यहाँ। पहला है वाल्मीकि द्वारा जो रचित है रामायण, इससे भी हमें पता चल सकता है। उसके बाद दूसरा हम देख सकते हैं महाभारत, ठीक। दूसरा महाभारत हो गया, इतना हो गया। दूसरा महाभारत, पहला रामायण, इनसे भी मिल सकता है। अगर इनके हम संकलन की बात करें तो लगभग 400 ईस्वी के आसपास इन्हें संकलित किया गया, इसको भी हम मान सकते हैं, ठीक। बात करें धर्म ग्रंथ की तो जो भी धर्म ग्रंथ हमारे रहे हैं उन पे हम बात कर सकते हैं। धर्म ग्रंथ में अगर हम देखें तो धर्म ग्रंथ जो भी हैं, धर्म ग्रंथों को हम 3 काल पीरियड में बांट सकते हैं। पहला जो हमारा था ऐतिहासिक थी, ठीक। दूसरा जो हमारा था अर्ध ऐतिहासिक थी, अर्ध ऐतिहासिक जो ग्रंथें थीं या रचनाएं थीं। और जो तीसरा था वो जीवन परक थी, ठीक। ये हमारी धर्म ग्रंथ आ जाएंगी। अब हम बात करें बौद्ध की, तो जो धार्मिक साक्ष्य के अंतर्गत जो बौद्ध साहित्य आता है तो बौद्ध साहित्य में हम बौद्ध जी के मतलब जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी चीज़ें हैं
जैसे त्रिपिटक था उनके, उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक था। इसी में एक थी, आप बात कर लीजिए कि बौद्ध में ही जातक कथाएँ आ सकती हैं अभी, लेकिन जातक कथाओं को अलग रखा गया है थोड़ा इसमें। अंगुत्तर निकाय हो गया। तो अगर हम बात करें अंगुत्तर निकाय की बात करें प्रॉपर इसमें, तो वहाँ से साक्ष्य ये मिलता है कि नहीं, हाँ, मतलब बौद्ध धर्म के बाद जो भी है वहाँ पे 16 महाजनपदों के बारे में विवरण मिलता है बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में। और अगर हम बात करें जैन साहित्य की, तो वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे भी जैन साहित्य में उनकी रचना है। वहाँ पे कौन सी इनकी रचना थी एक, अरे इनकी बहुत अच्छी रचना है, हाँ, भगवती सूत्र। जैन साहित्य में भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड थी, ठीक है। तो इनने जो धार्मिक साहित्य में और भी हैं, अर्थशास्त्र की बात करें तो जो चाणक्य द्वारा लिखा है, इसको अर्थशास्त्र है, इसको हम विधि शास्त्र या फिर विधि ग्रंथ भी बोल सकते हैं अर्थशास्त्र को, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चाणक्य कह लीजिए या फिर कौटिल्य कह दीजिए, उनके द्वारा यह लिखा गया था। और इसी में आ जाता है एक सिंहली साहित्य। सिंहली साहित्य की बात करें तो जो दीपवंश और महावंश, उनके बारे में यहाँ से वर्णन मिलता है। और जो अशोक द्वारा सत्ता के लिए ना, जो सिंहली साहित्य है, इसी में बताया गया है कि उन्होंने 99 अपने भाइयों का वध किया, कत्ल किया था। अशोक के बारे में मिलता है यहाँ से। अगर हम बात करें जातक कथाओं की, तो जो जातक कथाएं थी वहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध के 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों के से गुजर कर जो भी चीज़ें उनकी कथाएं थीं, वो वहाँ पे वर्णन मिलता है। कितनी, 550। वैसे ये इतना नहीं पूछते, बस इतना पूछ सकता है धार्मिक जो भी हैं। इसे आप बात कर लीजिए पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से थे। पुरातात्विक साक्ष्य में राजकीय आ जाएगा, निजी आ जाएगा, स्मारक आ जाएंगी, इमारतें आ जाएंगी, आप और देख लीजिए वहाँ पे जो अवशेष आ जाएंगे, मृद भांड आ जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। वहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य में, धार्मिक साक्ष्य में कौन कौन से आ जाएंगे, वैदिक आपके जो भी हैं, वैदिक साहित्य आ जाएगा, आप स्मृति साहित्य की बात कर लीजिए, पुराण की बात कर लीजिए, महाकाव्य, धर्म ग्रंथ आदि काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। बात करते हैं आगे की, तो आगे आ जाएगा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण जो भी था, अब अगर बात करें विदेशी विवरण की बात करें, तो इसमें टोटल 3 दिए हुए हैं विदेशी विवरण। तो पहला है आपका अरबी, चीनी, यूनानी, ठीक। तो जो हमारे यहाँ यूनानी वो आए थे, चीनी आए थे, अरे हटो यार, हाँ, यूनानी आए थे, चीनी आए थे और अरबी आए थे। तो उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ से पता चलता है कि उन्होंने क्या लिखा है। तो जैसे अगर हम बात करें यूनानी की, तो यूनानी में टेसियस आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप हेरोडोटस की बात कर लीजिए, नियार्कस की बात कर लीजिए, या फिर टालमी की बात कर लीजिए, मेगास्थनीज की बात कर लीजिए, स्तनी की बात कर लीजिए, और भी हैं जो यूनानी इसमें माने जाते हैं विदेशी साहित्य में। और अगर हम चीनी साहित्य की बात करें, तो चीनी साहित्य में फ़हान आ जाएंगे, सिंग, ह्वेनसांग, सिंगपुंग, लेविली, चाओ चू कुआ, वो सारे आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, फ़हान, सिंग, ह्वेनसांग, सिंगपुंग, ये आदि आ जाएंगे। तो इसके बाद हमारा आता है अरबी। अरबी में अलबरूनी आ जाएंगे, ठीक है, सुलेमान आ जाएंगे और अलविलासी आ जाएंगे, ठीक। ये आ जाएंगे, ठीक, इतने आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे जो धर्म ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ हमने कितने बताए थे आपको, धर्म ग्रंथ हम बताए थे आपको टोटल 3 थे। ऐतिहासिक था, अर्ध ऐतिहासिक थे और जीवन परक थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऐतिहासिक की बात करें, पहले वाले की अगर हम बात करें, तो पहले वाले की अगर बात करें ऐतिहासिक की, तो ऐतिहासिक में हमारा पहले अर्थशास्त्र आ जाएगा, ठीक, वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। फिर नीति सार आ जाएगा, फिर राजतरंगिणी, ठीक, राजतरंगी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी।
ये हमारा पहला हो जाएगा। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरे में अगर हम देखें तो दूसरे में रासमाला जो सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई थी, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई, और जो था महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, और विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। ये हमारे अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं थी। और अगर हम जीवन परक रचनाओं की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। मतलब अगर अर्ध इसमें बात करें तो हम आपको बस इम्पॉर्टेंट ही बता रहे हैं। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई, और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था, और जो कृति कौमुदी था वो सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट थी, 5 रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट थी, आप याद करिएगा। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं है जो भी है। अगर आप कब, कहाँ और कैसे की बात कर रहे हैं, सीटेट का जो भी एग्ज़ाम है, आप अगर उसके हिस्ट्री के सिलेबस की बात कर रहे हैं सीटेट में, तो वो आपका जो पहला चैप्टर यही है, और इसके अंतर्गत जो ये वीडियो है इससे बाहर नहीं है, सारी चीज़ें इसी में हैं। आप अगर बात कर लीजिए गुप्त काल की बात कर लीजिए, फिर बौद्धिक साहित्य की बात कर लीजिए, या फिर जैन साहित्य की बात कर लीजिए, इससे बाहर बस कहीं कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है। जीवन परक ऐतिहासिक रचनाएं जो भी हैं वो बुद्धचरित है, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी बुद्धचरित। पृथ्वीराज विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय के बारे में पूछ भी चुका है 1-2 बार। तो पृथ्वीराज विजय हो गया, और हर्षचरित, बुद्धचरित और हर्षचरित। बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखी थी। ये जीवन परक रचनाएं, सारी रचनाएं से ऐतिहासिक रचनाओं में कौन सा आ गया, नीतिसार, राजतरंगिणी और अर्थशास्त्र। और अर्ध ऐतिहासिक में कौन कौन सी आ गई आपकी, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, और कृति कौमुदी और रासमाला। तो ये किन किन के द्वारा लिखी गई थी, जो महाभाष्य था पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था, कृति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया था, और रासमाला सोमेश्वर के ही द्वारा लिखा गया था। ये दोनों सोमेश्वर ने लिखे थे। तो कृति कौमुदी थी और रासमाला थी, इन दोनों के तो रचनाकार एक ही है। और जो मुद्रा राक्षस है और अष्टाध्यायी और महाभाष्य, इनके आपको 3 के याद करने हैं। तो जो अर्ध ऐतिहासिक रचना है उसमें ये 5 ही हैं, तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो जीवन परक ऐतिहासिक रचनाओं की बात करें तो इसमें बुद्धचरित, हर्षचरित और पृथ्वीराज विजय ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप देख लीजिए। तो बुद्धचरित के रचनाकार अश्वघोष थे, हर्षचरित के बाणभट्ट, और जो पृथ्वीराज विजय था उसका जयानर थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक, ये हमारे ये थे जीवन परक थी, जीवन परक रचनाएं थी। ठीक है, 3 ये धर्म ग्रंथों की बात कर रहे थे। ठीक, और अगर हम अब बात करें, काटो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो काल निर्धारण की समस्या जो आई है उस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, कि जो काल निर्धारण की समस्या जो भी थी। तो अगर हम देखें तो ये जो प्राचीन भारत के जो लोग थे वो लगभग, अगर लिपि का उन्हें ज्ञान माने तो वो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में उन्हें होने लगा था। तो अगर हम देखें तो वैदिक साहित्य के बारे में अगर देखें तो लगभग ये देखने को मिलता है कि इसमें टोटल जो भी थे 1 से 10 मंडल हैं, सबसे ज़्यादा यही जोड़े गए थे, ये प्रतीत हुए थे। तो लगभग कहीं कहीं 1500 से 1500, 1000। ठीक, ये हमारा हो जाएगा पूर्व वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो था वो था 1000 से 600 BC की बात हो रही है। ठीक, वो यहाँ से माना जाता है। अगर हम महाकाव्य साहित्य की बात करें तो अगर मैंने अभी इससे बात करी थी महाकाव्य साहित्य की, तो इसमें जो ये 2 हैं लगभग 400 ईस्वी के आसपास इन्हें संकलित किया गया, रामायण और महाभारत, इनको संकलित किया गया है। लिखने की बात दूसरी है, लेकिन इनको यहाँ पे संकलित किया गया है। बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो भी है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। ठीक, बात करें अब संगम साहित्य की, तो संगम साहित्य जो था ये 3वीं शताब्दी से और 6वीं शताब्दी के बीच में जो भी संकलित किए गए थे, पुराने जो भी क्रम से ईसा पूर्व जो भी सदियाँ थी प्रतीत हुई थी, जो भी वंश आए थे बीच में, उनके बारे में वहाँ वर्णन मिलता है। लगभग
अगर हम कवियों की बात करें तो उनकी साहित्य रचनाएं लगभग 8500, हाँ लगभग 8500 के आसपास, 8500 आप मान लीजिए, 8500 कवियों की रचनाएं, साहित्यिक रचनाओं का वर्णन मिलता है संगम साहित्य में। रामायण हो गया, महाभारत हो गया। अगर हम बात करें भगवत गीता की, यहाँ पे भगवत गीता भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप भगवत गीता में देखेंगे तो कर्तव्य का पालन दिखाया गया। पुराण का अगर देखें तो इसमें व्याख्यान प्रवचनों से भरे हुए हैं। ये बुद्धि विवेक के टोटल 18 थे। इसमें जो मेन थे वो तो आपको बता ही दिया गया। ब्राह्मण था, वायु था, और विष्णु था, भागवत था, मत्स्य था। ये प्राचीन पुराण है। शेष बात की रचनाएं थी। स्मृतियाँ की बात करें तो जो मनुस्मृति है लगभग 200 ईस्वी से, जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इनका रचनाकाल माना जाता है। किनका? मनुस्मृति का। ये जो मनुस्मृति थी ये धार्मिक नियम कानून आदि चीज़ों से बंधी हुई थी। वैज्ञानिक साहित्य की बात करें तो सबसे पहले वैज्ञानिक साहित्य में भाषा आ जाता है, व्याकरण आ जाता है। इसके अंतर्गत पाणिनि की अष्टाध्यायी आ जाएगी, या चंद्रगोमी की चंद्र व्याकरण आ जाएगा। तो ये सारी आ जाती हैं। या आप और भी बात कर लें, सबसे लोक जो प्रिय हुआ था वो महायान बौद्धों द्वारा अपनाया गया था। ठीक। गणित की बात करें तो गणित में आकार गणित, खगोल विद्या और आयुर्विज्ञान, इन तीन का आविर्भाव काफ़ी देखने को मिला है। तो इसमें जो इस समय की सबसे प्रसिद्ध रचना थी, इस जो प्राचीन काल की सबसे प्रसिद्ध रचना थी वो मानी जाती है क्या माना जाता है? अरे हट जाओ। ठीक। तो सूर्य सिद्धांत टच थोड़ा नहीं गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, अब सही चल रहा है। ठीक। तो अगर हम बात करें कि गणित या फिर खगोल या फिर आयुर्विज्ञान की, तो इसमें आर्यभट्ट के द्वारा लिखी हुई थी। तो आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो ये जो रचना काल था इनका रचना काल 375 से 500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है। इसमें शून्य का आविष्कार बहुत है, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक। और जो भारतीय गणितज्ञ इसके पृथक वो थे, मतलब जो आर्यभट्ट थे, हाँ गणित के विद्वान ही थे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार ही किया था। तो मेन तो यही था ना। अब इस समय की सबसे प्रसिद्ध जो रचना थी वो सूर्य सिद्धांत थी। नागार्जुन जो थे वो रसायन और धातु के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो सोना चांदी जो भी धातु में थे उनके माध्यम से वो रोगों का निवारण करते थे। हाँ, और इसी में आ जाएगा, आप अगर देखें तो इस नागार्जुन में, ठीक, धातु विज्ञान से उसके मानते थे। तो ठीक है, आज के लिए जो भी था वो इतना ही था, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, तो आज तो मतलब इतना ही है। तो अगर हम आगे का थोड़ा बहुत देखें तो जैसे अगर इसमें बात करें क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा कश्मीरी साहित्य। तो अगर हम कश्मीरी साहित्य की बात करें, कौन सा कलर लगाएं जो इसमें दिखेगा? ये दिखेगा, यही तो लगा हुआ था, कस्टम रीसेट। ठीक, दिखेगा, ये दिखना चाहिए। ठीक, ये दिखना चाहिए। ठीक, दिखेगा। ठीक। तो अगर कश्मीरी साहित्य की बात करें तो जो इसमें है कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है, वहाँ से हमें कश्मीर के साहित्य की बात पता चलती है। लगभग 1149 से 1150 ईस्वी के मध्य में कश्मीर में शासकों का जो भी हुआ, उनका
वहाँ पे युद्ध हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई थी वहाँ पे उनके आदेश अनुसार, तो वो अस्तित्व में आया था। कश्मीर के इतिहास से संबंधित वर्णित जो भी ग्रंथ है वो राजतरंगिणी है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। अगर गुजरात साहित्य की बात करें तो वहाँ पे चालुक्य शासक जो थे वो थे गुजरात के, अगर साहित्य की बात करें। और अगर हम नेपाल के साहित्य की बात करें तो नेपाल के साहित्य में चचनामा नामक पुस्तक में उपलब्ध बहुत मिलता है नेपाल के बारे में। चचनामा है जो उनकी चचनामा जो है, इसका आप अगर बात करें तो फारसी अनुवाद किसका है, अरबी में लिखा हुआ था, सिंध है, सिंध का इतिहास, तो उसी का ये फारसी अनुवाद है चचनामा। उसी में इसकी जानकारी मिलती है। लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास इस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। ठीक, तो आज का जो वीडियो है इसी पे आधारित था। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि मनुष्य जो है ना, मानव विकास क्रम के बारे में बात करेंगे, या आप बात कर लीजिए कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। तो एक हमारा लेक्चर आएगा प्री हिस्ट्री पे, एक लेक्चर आएगा प्रोटो हिस्ट्री पे। तो ये लेक्चर पहला है। तो अगर वीडियो आप लोगों को सही लगी हो तो आप एक बार, अगर आप लोगों को एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप एक बार और देखिएगा वीडियो। और लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आप सिलेबस की बात करें तो यही इतने ही चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट देखने हैं। तो मैंने भी काफ़ी पढ़ने के बाद ही, काफ़ी चीज़ें देखने के बाद ही इन चीज़ों को रखा था अपने इसमें। तो उसी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है। मतलब बेसिक 3 ही है। आप बात करें तो बेसिक 3 ही हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक और विदेशी विवरण। इन्हीं के बारे से हमें पता चलता है। ठीक है, तो आज का पहला लेक्चर है। धन्यवाद। अगर सही लगा हो तो ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।